यूट्यूब चैनल फिटर ज्ञान में। तो मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग फिटर की थ्योरी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सेफ्टी प्रिकॉशन। जैसे फिटर में फिटर क्या ITI का कोई भी कोर्स जब हम करते हैं तो थ्योरी में सबसे पहले हम लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक सेफ्टी के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक वर्कशॉप में काम सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको सेफ्टी के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो हम लोग चलते हैं सेफ्टी के बारे में देखते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 सेफ्टी प्रिकॉशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप ITI से रिलेटेड जो CTS कोर्स होते हैं, तो जितने भी CTS कोर्स हैं इसमें सेफ्टी का जानकारी अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब हम जॉब करेंगे तो हमें जो है प्रैक्टिकली जॉब करना होता है। तो प्रैक्टिकली मशीनों पर काम करने के लिए कोई भी मशीन हो उसके बारे में हमें सावधानी पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सावधानियों के अभाव में एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी में जो 5S सिस्टम यूज होता है। तो ये 5S सिस्टम क्या होता है? 5S सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके द्वारा हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टूल्स हैं या जो भी मशीन है, इनको एक सही तरीके से और लंबे समय तक यूज करते रहने के लिए हम 5S सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो 5S सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब यह है शॉर्ट करना। जैसे हमारे पास कई सारे टूल्स हैं, तो उन टूल्स में कुछ टूल खराब हो चुके होते हैं, कुछ टूल ऐसे होते हैं जो कि यूज करने लायक नहीं होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, हमारे जो टूल्स का जो संग्रह होता है उस संग्रह में से खराब टूल्स को अलग करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो खराब टूल जो होते हैं और दूसरे टूल्स पर भी जो है गलत असर डालते हैं। और जब भी हम किसी जॉब को बनाने के लिए टूल्स का चयन करते हैं तो वो खराब टूल हमें असुविधा पैदा करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब है कि खराब टूल्स को आप हटा दीजिए। सबसे पहले आप अपने संग्रह से जो भी टूल्स खराब हैं, जो यूज करने लायक नहीं है, उनको हटा के अलग कर देंगे। सबसे पहला काम। ठीक है, नेक्स्ट है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब है कि आपके पास जो टूल्स हैं वो सारे टूल्स एक साथ एक ही जगह पे पड़े हैं, तो ये आपको असुविधा उत्पन्न करेंगे। टूल्स को उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके यूज के हिसाब से अलग अलग ऑर्डर में सेट करना आवश्यक होता है। तो अगला जो हमें बताता है सेट इन ऑर्डर, मतलब कि टूल को उनकी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग जो है उनको जो है ऑर्डर में सेट करना, एक क्रमबद्ध रूप में सेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है साइन। साइन हमें क्या बताता है? जब हमने टूल को एक क्रमबद्ध रूप से अलग अलग हमने ऑर्डर में सेट कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, टूल्स को साइन मतलब कि चमकाना। एक तरह से चमकाना मतलब कि जो टूल्स थोड़े से रस्ट और लग गई है, टूल्स में रस्ट लग गया है या टूल्स में थोड़ा बहुत खराबी है, तो उस रस्ट को या उस जंग को छुटाकर, ठीक है, उस टूल को फिर से प्रॉपर तरीके से कार्य करने लायक बनाकर रखना। तो शाइनिंग का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी टूल्स हैं उनको साफ सुथरा करके रखना। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या बताता है हमें कि एक स्टैंडर्ड के रूप में, ठीक है, एक स्टैंडर्ड के रूप में किसी भी जो है टूल्स को रखना, यानी कि जो आपने पहले ऊपर 3 नियम बनाए, शॉर्ट किया, सेट इन ऑर्डर में रखा, फिर साइन। तो ये स्टैंडर्डाइज ये बताता है कि आप ये ऊपर के बाकी जो 3 जो आपने पॉइंट्स को ध्यान दिया है, उन पॉइंट्स को सही तरीके से एक क्रमबद्ध रूप से यूज करते रहना, ये स्टैंडर्डाइज बताता है। ठीक है, इसके बाद सस्टेन। सस्टेन क्या होता है? सस्टेन का मतलब है कि आपने जो भी टूल्स सही तरीके से रख लिए हैं, इनको एक समय के बाद चेक करना कि आपने जो नियम फॉलो किया है ये नियम लंबे समय तक चल रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो ये नियम फॉलो किया, बाकी एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद फिर से उसी ढर्रे पे आ गए कि आपने फिर से सारे टूल्स को एक ही साथ रख दिया, फिर इसका चल रहा। तो इस चीज़ को जो है चेक करना
कि आपका ये सब सारे काम सही से हो रहे हैं या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए एक नियम बनाया जाता है, या आप मंथली चेक करें तो आप मंथली आप एक चार्ट बनाते हैं कि मंथली आप उसको चेक करते हैं कि आपका जो बाकी जो सारे टूल्स हैं आप सही तरीके से रख रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से ये सब स्क्रीन का लाभ है। आगे देखते हैं, आगे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे। तो एक्सीडेंट क्या होता है? तो एक्सीडेंट जो हमारी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के बिना आकस्मिक जो कार्य हो जाते हैं और जिनसे हमें कुछ नुकसान होता है उसे हम कहते हैं एक्सीडेंट। जैसे आग लग जाना। अगर आग मेरी इच्छा के बिना लगा है, कहीं मेरी इच्छा के बिना आग लगी है और जिससे हमें कुछ नुकसान हो रहा है, तो हम उसे एक्सीडेंट के श्रेणी में रखेंगे। वैसे तो हम आग जलाते हैं खाना पकाने के लिए भी, लेकिन वो हम अपनी इच्छा के अनुसार जलाते हैं और उससे हम कुछ जो है यूज कर रहे होते हैं, जिससे हम कुछ लाभ ले रहे होते हैं, तो उस आग को हम एक्सीडेंट के श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर किसी घर में अचानक कोई आग लगी है तो उसे हम एक्सीडेंट के श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि जो अचानक जो आग लगी होती है उससे हमें नुकसान होता है। हमारी इच्छा के विरुद्ध लगी, यानी हमारी इच्छा के बिना लगी है और उससे हमें जान माल की हानि हो रही है, तो उसे हम एक्सीडेंट की श्रेणी में रखेंगे। तो इसे हम कहते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, तो वर्कशॉप में एक्सीडेंट कैसे होते हैं? वर्कशॉप में एक्सीडेंट होने की बहुत से जो है कॉजेज हैं, बहुत से कारण हैं। तो कॉजेज पे हम देखते हैं। तो कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्री में किसी कंपनी में जो एक्सीडेंट होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, उन पे हम प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री में जो वर्कशॉप है, जहाँ पर काम हो रहा है, कोई जॉब बन रहा है, मशीनों पे काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, किन कारणों से एक्सीडेंट होते हैं, तो ये कारण है, आप देखते हैं क्रमबद्ध रूप से। तो पहला कारण है असावधानी। अगर हम किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मशीन पे अगर हमने असावधानी रखी, हम सावधान नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। जैसे कुछ जो नए जो फ्रेशर होते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं होती है, जो टेक्निकल नॉलेज नहीं लिए होते हैं, तो वो जब मशीन पे काम करते हैं तो वो सतर्क होकर काम नहीं करते हैं। मशीन पर कोई भी काम कर रहे हैं तो सतर्क नहीं है, तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला है अरुचि। अरुचि का मतलब है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई काम कर रहे हैं, हमको काम दिया गया किसी मशीन पे करने के लिए और उसमें हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती हम उस मशीन पे काम कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती उस मशीन पे काम करोगे तो कभी ना कभी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए अगर किसी मशीन पे काम करने की अगर आपको रुचि नहीं है तो आप काम मत करिए, अरुचि में काम मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट है जल्दबाजी। थर्ड नंबर जल्दबाजी। जल्दबाजी का मतलब कि बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, आपको कोई टारगेट दिया गया और आप अननेसेसरी रूप से आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी करने में भी आपका जो है एक्सीडेंट होने की पूरी चांसेस होती हैं। तो जल्दबाजी भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा अज्ञानता। किसी भी मशीन पे काम करने से पहले उस मशीन के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होती है। जैसे ड्रिल मशीन पे काम करना है या ग्राइंडिंग मशीन पे काम करना है या लेथ मशीन में, तो इस मशीन के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। जब तक इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं होगी तो बिना जानकारी के अगर किसी मशीन पे काम करेंगे तो ये एक्सीडेंट का कारण बनेगा। नेक्स्ट है पांचवा उत्सुकता। उत्सुकता मतलब अंदर से बहुत ज्यादा उत्सुक है, किसी मशीन पे काम करने के लिए गए और हमसे कहा गया कि केवल आप एक काम करिए, एक काम करिए। ठीक है, एक काम के बारे में हमको समझा दिया गया और बोले कि एक ही काम कर लिया, लेकिन अंदर से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उत्सुक होते हैं, वो सोचते हैं कि सारी चीज़ें एक ही दिन में हम सीखें या एक ही दिन में सब मशीन की सारी पूरी एफिशिएंसी में मशीन को काम पे ले लें, तो ये उत्सुकता होती है। उत्सुकता से भी जो है एक्सीडेंट के कारण होते हैं, उत्सुकता होने पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि जब तक पूरी जानकारी आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, आपके जो भी प्रशिक्षक हैं, आपको अगर किसी मशीन के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं दे देते हैं तो आप उत्सुकता के कारणवश आप मशीन पर काम मत करिए। नेक्स्ट है 6 नंबर असुरक्षित हस्त औजार। असुरक्षित हस्त औजार का मतलब
हैंड टूल्स, हम लोग हैंड टूल्स यूज करते हैं, तो हैंड टूल्स को सही तरीके से यूज करना, और हैंड टूल्स में अगर कोई खराबी है या कोई दिक्कत है तो ऐसे हैंड टूल्स का यूज नहीं करना। तो असुरक्षित हैंड टूल्स कौन से होते हैं, जैसे हैमर को जब हम यूज करते हैं तो अगर हैमर का हैंडल हैमर में ढीला लगा हुआ है, ठीक है, तो वह हैमर एक असुरक्षित हैंड टूल्स की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ढीला हैंडल कभी भी निकल सकता है और किसी को भी लग सकता है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो असुरक्षित हस्त औजारों का उपयोग करने से एक्सीडेंट के कारण होता है। नेक्स्ट, असुरक्षित पहनावा। 7वां नंबर है असुरक्षित पहनावा। हम जो पहनकर काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए? हमारा पहनावा ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए, गले में लॉकेट नहीं होना चाहिए, बाल लंबे नहीं होने चाहिए, गले में मफलर नहीं होना चाहिए, हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, हाथ में कोई चेन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो पहनावा है, अगर ऐसा पहनावा है तो उसे हम असुरक्षित पहनावे की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, जो हम ढीले कपड़े पहन रहे हैं, मफलर लगा रखे हैं, ठीक है, या बाल लंबे कर रखे हैं, तो ये कभी भी किसी भी मशीन में फंस सकता है और जो कि एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो पहनावा भी आपका जो है एक सही तरीके से पहनावा होना चाहिए, सही तरीके से काम करने के लिए। नेक्स्ट है स्वच्छता की कमी। 8वां नंबर, स्वच्छता की कमी का मतलब आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, उस वर्कशॉप में सफाई होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि सफाई नहीं है, फर्श पर कोई ऑयल गिरा हुआ है या कुछ जो मेटल के चिप्स गिरे हुए हैं, तो ये असुरक्षित, ये स्वच्छता की कमी में आता है कि अगर ऑयल पड़ा है तो आपका पैर उस पर पड़ सकता है, आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, या जो फर्श पर मेटल के चिप्स पड़े हुए हैं तो वो आपके पैर में लग सकते हैं, गड़ सकते हैं। तो ये स्वच्छता की कमी के अंतर्गत आता है। तो यानी काम करने वाली जगह पे यानी वर्कशॉप में स्वच्छता होनी आवश्यक है। नेक्स्ट 9वां नंबर, अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी का मतलब आप वर्कशॉप में जब भी आप काम करते हैं तो अनुशासन में रहना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट या कोई वर्कर अनुशासनहीनता करता है तो यह भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। अनुशासनहीनता का मतलब यदि कोई अन्य वर्कर कोई मशीन पे काम कर रहा है या अन्य स्टूडेंट कोई मशीन पे काम कर रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अनुशासनहीनता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 10वां नंबर, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। यह भी एक्सीडेंट का एक कारण है, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। यदि आपके वर्कशॉप में आप जहां काम कर रहे हैं अगर उचित प्रकाश नहीं है तो इसके कारण भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उचित प्रकाश की अनुपस्थिति में आपको मशीन पर सही प्रकार से आपको जो है दिखाई नहीं देगा और जो है एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट 11वां नंबर, अस्वस्थता या थकान। अस्वस्थ, यदि कोई वर्कर या कोई स्टूडेंट जो मशीन पर काम कर रहा है यदि अस्वस्थ है या थका हुआ है तो उसको मशीन पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ होने की स्थिति में एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांस होते हैं, या ज़्यादा काम करने के कारण थक जाने के बाद भी अगर काम कर रहा है कोई वर्कर वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। नेक्स्ट 12वां नंबर, नशे की आदत। नशा करके किसी भी मशीन पर या किसी भी वर्कशॉप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे की हालत में आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, आप डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पाते हैं। अचानक अगर कोई बात हो जाए तो आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज थे, ये सारे कारण थे इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, इन कारणों के कारण इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेफ्टी सिंबल्स। सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो वर्कशॉप में काम के अनुसार कुछ सेफ्टी सिंबल्स लगे होते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्कशॉप है जहाँ पर कोई गैसेस, कोई हानिकारक गैसेस वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले हमें मास्क लगाना अनिवार्य होता है, रेस्पिरेटर जो लगाना होता है वो अनिवार्य होता है। तो
उसके लिए आपको सिंबल लगे होते हैं, दीवारों पर सिंबल बने होते हैं, जिसको आप देखकर आपको पहचानना होता है कि यहाँ पर जाने से पहले हमें रेस्पिरेटर लगाना है, ठीक है। या कोई भारी चीज ओवरहेड से जा रही है तो आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो ये सारे जो भी बताना होता है, ये सब सिंबल्स के द्वारा बताया जाता है। तो आप देखते हैं हम लोग ये सिंबल कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंबल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोहिबिशन सिंबल। प्रोहिबिशन सिंबल का मतलब है निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक का मतलब कि कोई ऐसा काम जिसको करने से मना किया जा रहा है, निषेध। तो प्रोहिबिशन सिंबल के जो बनावट होती है, उस बनावट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोहिबिशन सिंबल देखने में कैसा लगता है, ठीक है, किस कलर का होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है। तो क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, आप देखिए। तो प्रोहिबिशन सिंबल वृत्ताकार आकार का होता है, ठीक है, सर्किल आकार का होगा। दूसरा, लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार, लाल रंग का बॉर्डर होगा। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे फिगर बना रखा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिगरेट पीना मना है। तो ये जो सिगरेट का संकेत बना हुआ है, ये हमारा रेड कलर से बना होगा, और ये जो सर्किल का ये निशान बना हुआ है, ये भी रेड कलर से होगा, और ये क्रॉस बार जो बना हुआ है, ये भी रेड कलर से होगा। तो ये पूरा जो चिन्ह है ये रेड कलर से होगा। इसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट होगा और आकार सर्किल। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैंडेटरी सिंबल। मैंडेटरी का मतलब होता है कि जो काम आपको करना अनिवार्य है, मैंडेटरी सिंबल। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि कहीं भी अगर कोई हानिकारक गैसेस का प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर जाने से पहले आपको रेस्पिरेटर पहनना पड़ता है। तो ये एक अनिवार्य चिन्ह होता है, अनिवार्य कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है कि अनिवार्य रूप से आपको ये काम यहाँ पे करना है। तो उसके लिए जो सिंबल होते हैं उसे हम रेस्पिरेटर सिंबल, सॉरी, मैंडेटरी सिंबल बोलते हैं, यानी कि अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत का जो आकार होता है, जो चिन्ह होता है, ये भी वृत्ताकार ही होता है, देखने में ये भी वृत्ताकार ही होगा, लेकिन ये पूरी तरह से इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और व्हाइट संकेत होता है, जो उसमें चिन्ह बना होता है, जो भी उसमें आकार बना होता है, चाहे वो रेस्पिरेटर का चिन्ह बना हो या फिर हेलमेट का बना हो, तो वो व्हाइट कलर का बना होता है और बैकग्राउंड पूरा ब्लू होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वृत्ताकार होता है, व्हाइट संकेत होता है और ब्लू बैकग्राउंड होता है। तो ये हमारे मैंडेटरी सिंबल के जो है इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा हमारा जो सिंबल होता है ये वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर कुछ हमें चेतावनी देनी होती है। चेतावनी का मतलब कि जैसे सड़क पे अगर चल रहे हैं तो सड़क पे चलते हुए अगर मान लीजिए कि आगे रास्ता सकरा है या आगे कोई काम हो रहा है या रास्ता खराब है, तो ये चेतावनी सिंबल्स होते हैं। तो चेतावनी सिंबल हमारे त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है। त्रिभुजाकार आकृति के अंदर जो चिन्ह बना होता है वो ब्लैक कलर का चिन्ह होगा, और जो त्रिभुजाकार आकृति का जो बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर का बैकग्राउंड होगा, पीले कलर के बैकग्राउंड में होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने बहुत आवश्यक है वार्निंग सिंबल। इसके बाद चौथा है इंफॉर्मेशनल सिंबल। इंफॉर्मेशनल सिंबल का मतलब ये है कि ऐसे सिंबल जो आपको सूचना देते हैं, सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत का मतलब जैसे आप जब सड़क पर चलते हैं तो पता होता है कि आप 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, तो ये जो सिंबल है ये आपको सूचना दे रहा है कि 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है या 1 किलोमीटर आगे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये आपको सूचना देते हैं। तो सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं ये वर्गाकार आकृति में होते हैं, सफेद कलर का इसमें चिन्ह बना होता है और ग्रीन बैकग्राउंड होता है। तो इस तरह से हर एक सिंबल के आपको 3 पॉइंट याद रखने बहुत जरूरी है, और इन्हीं 3 पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको सिंबल्स का फिगर भी दिया होता है, उस फिगर को पहचान के बताना होता है कि ये सिंबल क्या बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं फायर।
तो फायर को बताने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और चलिए आगे देखते हैं। तो फायर के बारे में हम लोग देखते हैं कि फायर क्या है। फायर मतलब आग। आग भी हमारे जो है एक्सीडेंट के अंतर्गत ही आता है। कब? जब ये हमारी इच्छा के विरुद्ध लगती है और हमें कुछ नुकसान करती है तो उसे हम एक्सीडेंट के श्रेणी में रखते हैं। तो आग लगती कैसे है आप ये देखिए। आग को लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला हीट, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल मतलब जो चीज जल रही है उसे फ्यूल कहेंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जल रही है लकड़ी को फ्यूल कहेंगे। पेट्रोल है तो पेट्रोल को फ्यूल कहेंगे। जो चीज जलती है उसे फ्यूल बोलते हैं। ऑक्सीजन ये वातावरण में हमेशा उपलब्ध है तो ऑक्सीजन अलग से हमको देने की कोई जरूरत पड़ती नहीं, या वातावरण से मिल जाती है। और हीट देने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी कभी आग लगती है तो इन 3 चीजों में से अगर कोई भी चीज हटा दी है तो वो आग बुझ सकती है। तो आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उस आग का संपर्क ऑक्सीजन से हटा दें तो वो आग बुझ जाएगी, या तो उस आग का संपर्क हीट से हटा दें। यानी कि अगर लकड़ी से लगी हुई आग है तो पानी फेंक दें, पानी फेंकेंगे तो उसका हीट खत्म हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कॉम्बिनेशन मिलकर ही आग का निर्माण करते हैं और आग को बुझाने के लिए इन 3 में से किसी एक चीज को अगर हम हटा दें तो आग बुझ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। यानी कि अलग अलग फ्यूल से लगी हुई आग को हम अलग अलग श्रेणी में रखते हैं और उनके लिए अलग अलग फायर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग भी करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से एक टेबल है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आग का प्रकार, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, आग का प्रकार बताया है और यहाँ किस पदार्थ से लगी हुई आग है और यहाँ पर कौन से फायर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है कार्बोनेशियस आग, जिसे टाइप ए प्रकार की आग बोलते हैं। ठीक है। तो कार्बोनेशियस आग जो होती है ये लकड़ी, कागज, पेपर, ठीक है, और इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, जैसे लकड़ी हो गई तो लकड़ी में कई चीजें आ जाएगी, जैसे पत्ती हो गया, ठीक है, पैरा वगैरह हो गया, ये सब चीजें लकड़ी के अंदर आ जाएगी। ठीक है। पेपर हो गया, पेपर में कई जितने भी प्रकार के पेपर होते हैं, सारे पेपर, प्लास्टिक भी इसी में आ जाती है, रबर भी इसी में है। ठीक है। तो ये सारी चीजों से जो आग लगती है उससे हम कार्बोनेशियस आग कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो कार्बोनेशियस आग है, ये जो भी फ्यूल जलने के बाद कार्बन प्रोड्यूस करते हैं यानी राख प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कार्बोनेशियस आग के अंदर में रखते हैं और जिसे टाइप ए प्रकार की आग कहते हैं। देखिए इस जो कार्बोनेशियस आग होती है इससे हम किसी प्रकार का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, पानी डाल के बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोम फायर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ देखिए ये आपका फोम लिखा हुआ है तो इसको हम फोम फायर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बोलते हैं, फोम फायर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, शॉर्ट में लिखा है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन। एबीसी, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि सभी प्रकार की आगों में यूज किया जाता है। एबीसी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो आग बुझाने वाला जो एक यंत्र होता है जो कि रेड कलर का होता है, आपने देखा होता है जगहों पे दीवार पे जो है लगाया जाता है और उसमें एक लीवर लगा होता है जिसे हम हटाकर और इसके एक नॉब होती है उसको दबाकर हम लोग आग को बुझाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप बी। टाइप बी क्या होता है, तैलीय आग। तैलीय आग टाइप बी प्रकार की होती है। तैलीय आग का मतलब जो तेल से आग लगती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, तो ये सब तेल से लगी हुई आग को हम लोग तैलीय आग कहते हैं और इसे हम टाइप बी प्रकार की बोलते हैं, जिसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। गैसीय आग, जब गैस के थ्रू जब आग लगती है उसे टाइप सी प्रकार की आग कहते हैं। अब गैस के थ्रू आग कौन सी लगती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। इसके अलावा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। ठीक है।
आपका प्रोड्यूसर गैस, ये सारी गैसें जलती हैं। तो ये सारी गैसें जो होती हैं टाइप सी प्रकार की आग में आती हैं। तो इसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं वो होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और हेलोन केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इतने फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके हम गैसीय आग को बुझाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फायर, जिसे हम टाइप डी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फायर जो होती है वो टाइप डी श्रेणी में आती है। और इलेक्ट्रिक फायर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो है लगती हुई है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई आग को इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं, जो कि टाइप डी प्रकार में आती है। और इसे बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ये CTC लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है, जो टाइप बी और टाइप सी में जितने प्रकार के जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो सारे एक्सटिंग्विशर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है। अधिकतर यह हमको CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड अधिकतर पूछा जाता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज किया जाता है। तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फायर में, इलेक्ट्रिक द्वारा लगी हुई आग में। आगे आगे देखते हैं, सेफ्टी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सेल्फ सेफ्टी मतलब देखिए, जो वर्कशॉप होता है वहाँ पर हम 3 तरह की सेफ्टी का प्रयोग करते हैं। जो जिसे हम कहते हैं कि पहला है सेल्फ सेफ्टी, हमारे प्रति जो सेफ्टी है उसे हम सेल्फ सेफ्टी के अंडर में रखते हैं। दूसरा मशीन की सेफ्टी, जो मशीन के प्रति हमें सेफ्टी का प्रयोग करना है, सेफ्टी का जो ध्यान रखना है उसे हम मशीन सेफ्टी कहते हैं। और एक होती है जो हमारे टूल के प्रति सेफ्टी होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेफ्टीज होती हैं, सबसे पहले हम लोग सेल्फ सेफ्टी के बारे में देखते हैं। तो सेल्फ सेफ्टी का मतलब अपने प्रति जो सेफ्टी, मतलब कि अगर हम किसी वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं, वर्कशॉप में कोई भी मशीन पे काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास शूज होना चाहिए, क्योंकि शूज के अभाव में कभी भी हमको पैर में चोट लग सकती है। ठीक है, कोई भी मेटल का जो चिप्स हैं वो पैर में गड़ सकती हैं, या कोई भी जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, अगर कहीं से कटा है तो हमें शॉक भी लग सकता है। तो शूज होना चाहिए। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे पास गॉगल, हेलमेट, ठीक है, ग्लव्स, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेल्फ सेफ्टी के अंडर में आती हैं। ठीक है, सेल्फ सेफ्टी। अब हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये जो हम इक्विपमेंट्स बता रहे हैं ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, सेल्फ सेफ्टी के लिए हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अभी हमने इससे पहले भी जानकारी दी थी कि हमारे जो है कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए, मफलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, हाथ में चेन या गले में चेन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे जो है सेल्फ सेफ्टी के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में हमारे जो कई मशीनें ज़्यादातर देखिए हम लोग जो स्टूडेंट्स को हम लोग वर्कशॉप में सिखाते हैं, तो वर्कशॉप में हमारे पास जो है हैंड टूल्स का यूज़ करना होता है, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो इनके प्रति जो सेफ्टी का जो ध्यान रखना होता है ये मशीन सेफ्टी के अंडर में आते हैं। जैसे हमारा टूल, हैंड टूल्स के प्रति सेफ्टी, तो हैंड टूल्स के प्रति सेफ्टी क्या होता है, जैसे हैमर हम यूज़ कर रहे हैं तो हैमर का हैंडल ढीला ना हो, हैमर जो है मशरूम हेड ना हो, हैमर का जो हेड होता है यूज करते करते वो ऐसे घूम जाता है तो उसे मशरूम हेड हैमर कहते हैं। तो ऐसे हैमर का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड अगर यूज़ कर रहे हैं तो हेक्सा ब्लेड की जो ब्लेड होती है तो उसकी जो ब्लेड बहुत ज़्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए और या बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो वाइस है, बेंच वाइस की जो जॉ होती है वो ढीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जिस भी टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उन पे ये प्रॉब्लम्स हम लोग पहले देख लेते हैं कि किसी टूल में अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो ही हम यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारे फाइल होती है, जिससे हम फाइलिंग का काम करते हैं, तो उसका हैंडल ढीला नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फाइल से हम कभी भी किसी मेटल के ऊपर हैंडल का काम नहीं करेंगे, फाइल खराब हो जाती है। तो ये सारी सेफ्टीज का पॉइंट्स हैं हैंड टूल्स के बारे में। इसके बाद आते हैं लेथ मशीन के बारे में जो सेफ्टी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं।
तो लेथ मशीन पर जब हम किसी मशीन को होल्ड करते हैं, किसी भी जॉब को होल्ड करते हैं, तो होल्डिंग जो हम चक्की के द्वारा होल्डिंग करते हैं, तो जॉब ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हम टूल पकड़ते हैं, टूल पोस्ट में टूल पकड़ते हैं, ये हमारे जॉब के सेंटर से बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। टूल जो है टूल पोस्ट में बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकला होना चाहिए, या टूल पोस्ट के नीचे जो हम पैकिंग लगाते हैं वो पैकिंग पूरे टूल के पूरी लेंथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लेथ मशीन के लिए जो सही तरीके से काम करने के लिए या एक्सीडेंट को बचाए रखने के लिए, एक्सीडेंट ना होने के लिए ये पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रिल मशीन में हम लोग देखते हैं कि ड्रिल मशीन में जो ड्रिल बिट पकड़ते हैं उसको टाइटली पकड़ना चाहिए, नहीं तो निकल सकती हैं, हमें लग सकती हैं। ड्रिल मशीन को जब हम टाइट करते हैं तो चक्की को छोड़ना नहीं चाहिए, टाइट करने के बाद चक्की बाहर निकालनी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो ड्रिल मशीन में जो हम जॉब को जहाँ पर रखते हैं, ठीक है, बेंच वाइस पर रखते हैं, तो बेंच वाइस के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखने का चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ड्रिल मशीन के बारे में। इसके अलावा ग्राइंडिंग मशीन किसी भी जॉब की जो शार्पनेस है उसको जो एंगल्स बने होते हैं शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन पे हम लोग ये देखते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन की जो व्हील है ये सही तरीके से अलाइन है या नहीं, व्हील के ऊपर जो गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो गार्ड सही लगा है या नहीं, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके सामने ही रहकर हम लोग सामने से ही ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर ही हम किसी जॉब को रखकर जो है ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, बगल में रखकर ग्राइंडिंग नहीं करेंगे, ये भी एक जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ध्यान रखने वाली चीज़ है। और इसके अलावा जो ग्राइंडिंग जो व्हील है उसके पास जो टूल रेस्ट होता है, ये टूल रेस्ट जो है ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर से 2 mm की दूरी पे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो टूल रेस्ट है उसका वो होना अनिवार्य है, क्योंकि टूल रेस्ट के ना होने पर जो ग्राइंडिंग व्हील पर हम कोई भी अपने जॉब को रखकर हम जब ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें एक्सीडेंट होने की बहुत ही चांसेस होते हैं। तो इस तरह से ये मशीनों पे जो हम इनको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में सेफ्टी पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है, पहले तो हमने देखा कि ये सब पॉइंट्स इनको फॉलो करके एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश एक्सीडेंट हो ही गया, अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करें? तो एक्सीडेंट होने पर प्राथमिक उपचार दिया जाता है। प्राथमिक उपचार का मतलब है जैसे ही एक्सीडेंट हुआ या चोट लगी या कुछ ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास जाने से पहले तुरंत मरीज को जो उपचार दिया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार किसी भी एक्सीडेंट, जिस भी मरीज का एक्सीडेंट हुआ है, जिस भी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान को बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वो बेहोश हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ABC। ABC का मतलब है, ए से है एयरवेज। एयरवेज का मतलब है यदि कोई वर्कर बेहोश हो गया है तो पहले उसकी श्वास नली को साफ करेंगे। अगर उसको सांस नहीं आ रही है तो पहले उसकी श्वास नली को साफ करेंगे, उसी को हम कहते हैं एयरवेज। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। एयरवेज मतलब श्वास नली को साफ करने के बाद हम देखेंगे कि उसको ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं, सांस आ रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए सांस अगर नहीं आती है तो उसे जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना होता है, यानी कृत्रिम सांस देनी होती है। कृत्रिम सांस की भी विधियां होती हैं, स्लॉटर या सेफर विधि ऐसे करके बोलते हैं, सेफर विधि। ठीक है, तो उसमें क्या है, मरीज को लेटाकर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं और मुंह से सांस दी जाती है। तो इस तरह से ब्रीदिंग करवाया जाता है। इसके बाद ब्रीदिंग आने के बाद अगर मरीज को ब्रीदिंग आ गई है, सांस लेना शुरू कर दिया, तो तीसरा हम लोग चेक करते हैं कि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं। ब्लड का सर्कुलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन की सही से ना होने पर मरीज को स्थायी रूप से हानि हो सकती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लड का सर्कुलेशन उसके सही हो। तो इस
प्रकार से। और एक और चीज़ है जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हम लोग किसी भी वर्कशॉप में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, क्योंकि कभी भी हाथ में चोट लग सकती है या सावधानी रखने के बाद भी कभी चोट लग गई या खून निकल आया, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है जिसमें कॉटन होती है, ठीक है, पट्टी होती है, डिटॉल होती है, बर्नॉल होता है, टिंचर आयोडीन होता है, ठीक है, और कुछ प्लास्टर होते हैं, बैंडेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें रखते हैं, जिसका उपयोग कभी भी पड़ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेफ्टी प्रिकॉशन कितना ज़रूरी है किसी भी वर्कशॉप में और किसी भी ITI करने वाले प्रशिक्षार्थी के लिए। तो इस तरह से आपने पूरी क्लास को देखा, तो आपको कैसा लगा? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। और अगली नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, इसके नेक्स्ट मेजरिंग का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।